आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग के तमाम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ VSERP थ्योरी। हमसे कहा है कि पोस्टुलेट्स बताओ VSERP थ्योरी के। तो स्टूडेंट्स VSERP थ्योरी की फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया VSERP थ्योरी। तो फिर आपको एक सेंटेंस लिखना है द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ VSERP थ्योरी आर द फॉलोइंग। के मेन पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं VSERP थ्योरी के। तो नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच आर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। के दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं जो कि सराउंड करते हैं सेंट्रल एटम को, यानी सेंट्रल एटम के तरफ आसपास जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है बॉन्ड पेयर और दूसरा होता है लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर क्या है स्टूडेंट्स? द इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर और एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बनता है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से उसे हम कहते हैं बॉन्ड पेयर या एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा होता है लोन पेयर। लोन पेयर ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो लिहाजा मैंने यहाँ पर लोन पेयर की डिफाइन लिखी है द इलेक्ट्रॉन पेयर विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड लोन पेयर और नॉन बॉन्डिंग पेयर, यानी ऐसा ये पेयर होता है जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसलिए हम इसे कहते हैं क्या लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग पेयर। सेकंड पोस्टुलेट्स मैंने लिखा है इस थ्योरी का द इलेक्ट्रॉन पेयर सच एज बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर रिपेल ईच अदर ड्यू टू द सिमिलर चार्ज। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स मौजूद हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, क्योंकि चार्ज सेम है बॉन्ड पेयर्स पर भी और लोन पेयर्स पर भी, लिहाजा क्या करते हैं बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं सिमिलर चार्ज की वजह से। नंबर 3 पोस्टुलेट्स मैंने यहाँ पर लिखा है ड्यू टू रिपल्जन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ सेंट्रल एटम मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर इन सच अ वे दैट द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिकम मिनिमाइज्ड अमंग देम। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि रिपल्जन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स होते हैं सेंट्रल एटम्स के, यानी सेंट्रल एटम्स के जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो एक दूसरे को इस तरीके से रिपेल करते हैं कि उनके दरमियान जो रिपल्जन है वो कम से कम होनी चाहिए, यानी वो बहुत ज़्यादा दूर दूर मूव नहीं करते बल्कि इस तरह से आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं बॉन्ड पेयर्स के उनके दरमियान जो रिपल्जन है वो कम से कम होनी चाहिए। नंबर 4 पोस्टुलेट्स मैंने यहाँ पर लिखा है द फोर्स ऑफ रिपल्जन इज नॉट द सेम बिटवीन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर सो द ऑर्डर ऑफ रिपल्जन इज। कि अगर हम रिपल्जन फोर्स की बात करें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के दरमियान तो ये सेम नहीं होती, तो लिहाजा यहाँ पर ऑर्डर मेंशन है लोन पेयर सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी यानी रिपल्सिव फोर्स होगी लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान होगी, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान होगी और फिर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान होगी। नंबर 5 पोस्टुलेट्स मैंने यहाँ पर लिखा है पाई बॉन्ड इज नॉट द एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। के पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं होता किसके साथ, बॉन्ड पेयर्स के साथ। और नंबर 6 पोस्टुलेट्स मैंने यहाँ पर लिखा है द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स सच एज बॉन्ड एंड लोन पेयर विच आर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम सच एज। के शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। और इलेक्ट्रॉन पेयर्स में हमारे कौन से आते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आते हैं जो कि सराउंड कर रहे होते हैं सेंट्रल एटम को। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगी किसकी मदद से, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स की मदद से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है इफ द सेंट्रल एटम हैज टू बॉन्ड पेयर्स देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी लीनियर with the bond angle 180 degree such as barium chloride and CO2 molecule। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर हमारे पास जो सेंट्रल एटम है उसके पास दो बॉन्ड पेयर हैं तो मॉलिक्यूल की शेप लीनियर होगी और एंगल होगा 180 डिग्री, जैसा कि बैरियम क्लोराइड के अंदर और CO2 मॉलिक्यूल के अंदर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है BAB। तो ये जो शेप है वो क्या है, लीनियर है और एंगल कितना है, 180 डिग्री है। अब ये दो बॉन्ड पेयर्स कहाँ पर हैं, ए आपका यहाँ पर सेंट्रल एटम है
ए आपका बॉन्ड बना रहा है बी के साथ और दूसरा यहाँ पर फिर से बी के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब दो बॉन्ड पेयर्स मौजूद हैं। तो सेंट्रल एटम यानी ए के पास दो बॉन्ड पेयर्स मौजूद हैं, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगी, लीनियर होगी और एंगल होगा 180 डिग्री। लीनियर शेप इस तरह की होती है, बिल्कुल स्ट्रेट। और अगर हम बेरियम क्लोराइड की बात करें तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा और यहाँ पर बी और बी की जगह आ जाएगा Cl। सही है स्टूडेंट्स। इसी तरह सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, इफ द सेंट्रल एटम हैज 3 बॉन्ड पेयर्स देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी ट्राइगोनल विद बॉन्ड एंगल 120 डिग्री such as BF3, SO2 and BCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स के अगर सेंट्रल एटम्स के पास 3 बॉन्ड पेयर हों, यानी अगर सेंट्रल एटम 3 बॉन्ड बना रहा है यानी उसके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होगी ट्राइगोनल और एंगल होगा 120 डिग्री। और ये एग्जांपल्स बताई हैं। अब ट्राइगोनल शेप किस तरह की हो सकती है, जैसा कि हम ट्राइगोनल शेप देख सकते हैं BF3 के अंदर। BF3 के अंदर स्टूडेंट बी हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है और बोरोन यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। और अगर आप यहाँ पर एंगल देखो तो एंगल क्या है, 120 डिग्री। और इस तरह की शेप को हम क्या कहते हैं, ट्राइगोनल कहते हैं। और ये शेप कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में होगी, BF3 में, SO2 में, BCl3 में और एल्युमिनियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स में। इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ द सेंट्रल एटम हैज 4 बॉन्ड पेयर्स देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी टेट्राहेड्रल। कि अगर हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो 4 बॉन्ड पेयर बना रहा है, सही है, 4 बॉन्ड बना रहा है यानी उसके पास अगर 4 बॉन्ड पेयर हैं तो मॉलिक्यूल की शेप होगी टेट्राहेड्रल और एंगल होगा 109.5 डिग्री। सही है स्टूडेंट, जैसा कि CH4 मॉलिक्यूल के अंदर, CCl4 में और CF4 मॉलिक्यूल्स में। तो CH4 की एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हो। कार्बन हमारा यहाँ पर क्या है, सेंट्रल एटम है, सही है, और कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। और यहाँ पर इसका मतलब 4 बॉन्ड पेयर मौजूद हैं सेंट्रल एटम कार्बन के साथ। तो एंगल यहाँ पर क्या होगा, 109 डिग्री। सही है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर कहा है यहाँ पर, इफ सेंट्रल एटम हैज 3 बॉन्ड पेयर, कि अगर सेंट्रल एटम के पास 3 बॉन्ड पेयर हो एंड 1 लोन पेयर और एक लोन पेयर हो, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होगी पायरामाइडल और एंगल होगा 107 डिग्री। सही है। और जैसा कि NH3 के अंदर, PH3 में और PCl3 में। अब स्टूडेंट्स क्या मतलब, सेंट्रल एटम अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन सा है, नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन के पास यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ और एक इसके पास क्या मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है। तो शेप कैसी है, ये शेप हमारी है ये पायरामाइडल और एंगल क्या होगा, 107 डिग्री। सही है स्टूडेंट। इसी तरह से यहाँ पर आखिरी में लिखा हुआ है, इफ सेंट्रल एटम हैज 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी एंगुलर और बेंट। कि अगर सेंट्रल एटम्स के पास 2 बॉन्ड पेयर हों और 2 लोन पेयर हों तो मॉलिक्यूल की शेप होगी एंगुलर या जिसको हम कहते हैं बेंट और एंगल होगा 104.5 डिग्री, जैसा कि वाटर मॉलिक्यूल में और H2S मॉलिक्यूल में। तो स्टूडेंट्स एंगुलर और बेंट शेप इस तरह की होती है। तो वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। H2O के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पर सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन। और सेंट्रल एटम का कैसे पता चलता है, सेंट्रल एटम वो एटम होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स हमारे कम हो। तो H2O के अंदर हमारे नंबर ऑफ एटम्स हमारे किसमें कम है, ऑक्सीजन में कम है। तो ऑक्सीजन के पास स्टूडेंट्स आप देख सकते हो 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। ऑक्सीजन आपका यहाँ पर 2 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ जो कि 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर भी मौजूद हैं। तो H2O की शेप कैसी होगी, एंगुलर या बेंट। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। क्या है, हमसे कहा है प्रिडिक्ट द शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ VSERP थ्योरी। हमसे कहा है कि 4 मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है और हमें इनकी शेप मालूम करनी है इन मॉलिक्यूल्स की VSERP थ्योरी की बेसिस पर, जो कि अभी मैंने आपको समझाई है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देख लेते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड को। तो एल्युमिनियम क्लोराइड के अंदर स्टूडेंट्स एल्युमिनियम हमारा सेंट्रल एटम है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स किसके कम है, एल्युमिनियम के कम है। तो एल्युमिनियम को हम लिखेंगे सेंटर में। और एल्युमिनियम यहाँ पर कितने बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ, एल्युमिनियम के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। सही है स्टूडेंट्स। तो अब अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है एल्युमिनियम, इसके पास कितने बॉन्ड पेयर हैं, ये कितने बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ, 3 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर हैं और कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है सेंट्रल एटम के पास।
तो मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल। सही है स्टूडेंट्स। तो एल्युमिनियम क्लोराइड की शेप कैसी हो जाएगी, VSERP थ्योरी के मुताबिक ट्राइगोनल, क्योंकि VSERP थ्योरी के मुताबिक अगर सेंटर एटम्स के पास 3 बॉन्ड पेयर हो और कोई लोन पेयर ना हो तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसी होती है, ट्राइगोनल होती है। इसी तरह से सेकंड मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद है CCl4। तो CCl4 के अंदर स्टूडेंट्स कार्बन हमारा सेंटर एटम है और कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ, 4 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब 4 बॉन्ड पेयर यहाँ पर मौजूद हैं सेंटर एटम कार्बन के, और कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो VSERP थ्योरी अगर हम CCl4 के ऊपर अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू द VSERP थ्योरी अगर सेंटर एटम्स के पास 4 बॉन्ड पेयर हो और कोई लोन पेयर ना हो तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। सही है स्टूडेंट्स। तो CCl4 की शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। ये शेप कैसी है, टेट्राहेड्रल है। ये कैसी है, ट्राइगोनल है। ये भी ट्राइगोनल है। सही है। तीसरा देख लेते हैं। तो थर्ड मॉलिक्यूल हमारे पास है PH3। तो PH3 के अंदर स्टूडेंट्स P हमारा सेंटर एटम है और फास्फोरस यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, यानी 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। तो स्टूडेंट VSERP थ्योरी क्या कहती है कि अगर सेंटर एटम के पास 3 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो तो मॉलिक्यूल की शेप कैसी होती है, पायरामाइडल होती है। इसका मतलब PH3 की शेप कैसी है, पायरामाइडल है VSERP थ्योरी के मुताबिक। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम H2S मॉलिक्यूल की बात करें तो H2S के अंदर सल्फर हमारा सेंटर एटम है और सल्फर 2 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। इसका मतलब 2 बॉन्ड पेयर मौजूद हैं और 2 लोन पेयर मौजूद हैं। तो अगर हम यहाँ पर VSERP थ्योरी अप्लाई करेंगे तो VSERP थ्योरी क्या कहती है H2S के बारे में कि अगर सेंट्रल एटम यानी सल्फर के पास 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो तो मॉलिक्यूल की शेप कैसी होती है, बेंट या एंगुलर। लिहाजा H2S की शेप कैसी है, बेंट है या हम कह सकते हैं एंगुलर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन। हमसे पूछा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। एक्सप्लेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन CH4, और हमें एक्सप्लेन करनी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन CH4 में यानी CH4 मॉलिक्यूल में, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हमें एक्सप्लेन करना है C2H4 मॉलिक्यूल में। सही है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की हेडिंग लिखेंगे। और शुरू में मैंने थोड़ा सा बताया है कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, लिनस पॉलिंग ने दिया था। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा, द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाज गिवन बाय लिनस पॉलिंग। It can be defined as the mixing of different orbitals which are same in shape and energies in order to produce the hybrid orbitals or mixed orbitals of same shape and energy is called hybridization। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल्स को मिक्स कराते हैं और जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो शेप और एनर्जीज होती है तकरीबन सेम ही होती है। और क्यों हम कराते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या आप कह सकते हो मिक्स्ड ऑर्बिटल्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए, ताकि उनकी शेप और एनर्जी बिल्कुल क्या हो, सेम हो जाए। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सही है। फिर से बता देता हूँ, डिफरेंट ऑर्बिटल्स को जिनकी एनर्जीज और शेप करीब करीब सेम ही होती है उनको आपस में मिक्स कराया जाता है ताकि मिक्स्ड ऑर्बिटल्स बनाए जा सकें सेम शेप और एनर्जी के। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 2 होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और नंबर 3 होती है sp1 हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करो, नेम से ही क्लियर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल क्या होंगे, आपस में पार्टिसिपेट्स करेंगे, यानी एक s ऑर्बिटल को और 3 p ऑर्बिटल्स को मिक्स कराया जाएगा तो हमारी बन जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, द हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल्स आर मिक्स टुगेदर, कि ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स को मिक्स कराया जाए एंड फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए जाएं, तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। In this hybridization shape is tetrahedral shape with 109.5 डिग्री एंगल। और इस हाइब्रिडाइजेशन में शेप जो होती है मॉलिक्यूल की वो होती है टेट्राहेड्रल और एंगल होता है 109.5 डिग्री, जैसा कि CH4 मॉलिक्यूल में।
और यहाँ पर क्योंकि कहा है कि एक्सप्लेन भी करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन CH4 मॉलिक्यूल, तो मैं आपको वो आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। द हाइब्रिडाइजेशन इन विच वन s ऑर्बिटल एंड टू p ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड टुगेदर एंड फॉर्म 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट जैसा कि नेम से ही क्लियर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स को मिक्स कराया जाएगा, जिसकी वजह से 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। और ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस हाइब्रिडाइजेशन शेप इज ट्राइगोनल, के मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो ट्राइगोनल होती है, सही है। और एंगल क्या होता है, 120 डिग्री, और 120 डिग्री एंगल होता है। जैसा कि C2H4 के मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। थर्ड है स्टूडेंट्स हमारे पास sp1 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp1 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास दो sp1 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, द हाइब्रिडाइजेशन इन विच वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड टुगेदर एंड फॉर्म टू sp1 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड sp1 हाइब्रिडाइजेशन। कि ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल्स मिक्स कराए जाएं, जिसकी वजह से दो sp1 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएं, तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं sp1 हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस हाइब्रिडाइजेशन शेप इज लीनियर और डायगोनल शेप विथ 180 डिग्री एंगल सच एज C2H2 मॉलिक्यूल। तो ये कहा गया है कि इस हाइब्रिडाइजेशन में जो मॉलिक्यूल की शेप होती है वो लीनियर या डायगोनल होती है, सही है। और एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। जैसा कि हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है C2H2 मॉलिक्यूल में कौन सी होती है, sp1 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने स्ट्रक्चर भी बना दिया है sp1 हाइब्रिडाइजेशन का, और sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जाम्पल का स्ट्रक्चर भी मैंने आगे बनाया है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि CH4 मॉलिक्यूल के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। तो मीथियन, CH4 का मतलब होता है स्टूडेंट मीथियन। मीथियन हैज sp3 hybridization in which one s orbital and 3 p orbitals are mixed together having tetrahedral shape with bond angle 109.5 डिग्री। जैसा कि स्टूडेंट्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है मीथियन के अंदर यानी CH4 में, तो इसके अंदर क्या होता है, CH4 में एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स को मिक्स कराया जाता है, और जो शेप आती है CH4 मॉलिक्यूल की वो कैसी आती है, टेट्राहेड्रल, और एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री। अब स्टूडेंट्स ये किस तरह से हो रहा है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है व्हेन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन ओवरलैप्स विथ 1 s ऑर्बिटल्स ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम्स। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जब 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी जैसा कि आप देख सकते हो, अगर मैं आपसे कहूं कार्बन यहाँ पर सेंट्रल एटम है और कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, सही है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में होता है, एस ऑर्बिटल में होता है, सही है। तो अगर 4 हाइड्रोजन है इसका मतलब 4 एस ऑर्बिटल हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन के 4 जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स को मिक्स कराने के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं कार्बन के, उनको ओवरलैप कराया जाता है 4 हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ। जैसा कि यहाँ पर आप ओवरलैपिंग देख सकते हो, ये हमारे कार्बन की ओवरलैपिंग है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपके हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कार्बन यहाँ पर सेंट्रल एटम है, और कार्बन के चारों जो ऑर्बिटल्स हैं वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जो कि ओवरलैप कर रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ, सही है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन हो गई CH4 मॉलिक्यूल में कौन सी हो गई, sp3 हो गई। आगे मैंने यहाँ पर लिखा है कि देन अ मॉलिक्यूल्स मीथेन इज फॉर्म्ड व्हिच हैज 4 सिग्मा बॉन्ड्स। जैसा कि आप देख सकते हो कार्बन के यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बन रहे हैं, और कौन से हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। यानी कार्बन यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, इन विच ईच हैविंग अ बॉन्ड एंगल ऑफ 109.5 डिग्री, और हर एक में एंगल जो है वो कितना है, 109.5 डिग्री है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है इस डायग्राम में।
क्योंकि जो शेप होगी हाइब्रिडाइजेशन में sp3 के अंदर CH4 की वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल शेप इस तरह की होती है। तो ये हो गई स्टूडेंट्स हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन इन CH4 मॉलिक्यूल कौन सी है, sp3 है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन C2H4 के C2H4 जिसको हम इथियन भी कहते हैं या इथाइलिन भी कहते हैं, फार्मूला क्या होता है C2H4, इसमें किस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो C2H4 के अंदर स्टूडेंट एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स को मिक्स कराया जाता है ताकि शेप बन सके C2H4 की कौन सी, ट्राइगोनल, और साथ में बॉन्ड एंगल कौन सा हो, 120 डिग्री हो। सही है स्टूडेंट, जैसा कि आप शेप देख सकते हो C2H4 के अंदर स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं सेंटर एटम कौन सा है, नंबर ऑफ एटम्स किसके कम है, कार्बन के कम है, तो इसका मतलब कार्बन हमारा यहाँ पर सेंट्रल एटम है और कार्बन यहाँ पर दो है, इसका मतलब कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। सही है, और कार्बन यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है, तो एक का कार्बन ने दो दो बॉन्ड बनाए, तो इस तरह से ही हो गए 4 बॉन्ड। आगे हमसे कहा है इन C2H4 2 कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट विद 4 हाइड्रोजन एटम्स, कि 2 कार्बन एटम्स को हमने कितने हाइड्रोजन एटम के साथ ज्वाइंट किया है, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ ज्वाइंट किया है। और अगर मैं आपसे पूछूं फॉर्मिंग 4 सिग्मा बॉन्ड्स, और ये जो 2 कार्बन है 4 हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। while the remaining unhybrid orbitals 2p of each carbon atoms overlap vertically to form a pi bond। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं यानी 2p हर कार्बन एटम्स के वो पाई बॉन्ड बना रहे हैं। आपको पता होगा स्टूडेंट सबसे पहला जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके बाद जो दूसरा बॉन्ड बनता है यानी डबल कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड तो वो होता है पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो 2p ऑर्बिटल्स हैं कार्बन एटम्स के वो बना रहे हैं पाई बॉन्ड। सही है, वर्टिकल ओवरलैपिंग हो रही है। तो इस तरह से हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन हो गई किसमें, C2H4 मॉलिक्यूल में कौन सी हो गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। इसके अंदर एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स किसके, कार्बन एटम के यानी सेंटर कार्बन एटम्स के ओवरलैप कर रहे हैं 4 हाइड्रोजन एटम के साथ और 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। और स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर गलती से इथियन लिख दिया है, ये इथियन नहीं आएगा, ये इथीन आएगा क्योंकि इथीन का फार्मूला होता है C2H4, ये आप सही कर लेना। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमसे कहा है कि बेसिक पोस्टुलेट्स बताएं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, और आगे कहा है एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग लीड टू सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, और कौन सी वेरियस टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है जिसकी वजह से सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं वो हमें बताना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हैज फॉलोइंग मेन पोस्टुलेट्स। तो नंबर 1 पोस्टुलेट्स क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, व्हेन 2 एटम्स कम नियर टू ईच अदर देन दे ओवरलैप इन ऑर्डर टू मेक बॉन्ड, कि जब 2 एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ओवरलैप होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो 2 हाइड्रोजन के एटम हैं। सही है, अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे के करीब आए तो इन दोनों ने क्या किया, ओवरलैप किया। और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 1s ऑर्बिटल में होता है, तो 1s और 1s ऑर्बिटल ने क्या किया, ओवरलैप किया और एक आपका नया मॉलिक्यूल बन गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो किससे बन रहा है, ओवरलैपिंग से बन रहा है। सेकंड पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, के जो बॉन्ड्स आपके बनते हैं वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से बनते हैं। जैसा कि अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के यहाँ पर 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s1 है यानी एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह यहाँ भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों हाइड्रोजन के एटम के अंदर जो ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, लेकिन अभी दोनों में एकक है। तो इसका मतलब जो बॉन्ड बन रहा है वो किससे बन रहा है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है इफ वन ऑर्बिटल ओवरलैप्स देन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कि अगर एक ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एंड इफ मोर देन वन ऑर्बिटल्स ओवरलैप देन मल्टी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, और अगर एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो फिर मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं। फोर्थ पॉइंट मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा है सिमेट्री ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल शुड बी सेम एज बॉन्ड एक्सिस, कि जब आपके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो वो सिमेट्रिकल होने चाहिए बॉन्ड एक्सिस के लिहाज से। जैसे स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एटम है और दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं,
तो अगर आप देखो ये ओवरलैपिंग जो है एक ही एक्सिस के अंदर है, यानी एक्स एक्सिस के अंदर है, तो ये एक ही एक्सिस के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, यानी दोनों क्या है, सिमेट्रिकल हैं। नंबर 5 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है एनर्जी रिलीजेस व्हेन बॉन्ड्स ओवरलैप एंड मोर ओवरलैपिंग मींस मोर एनर्जी विल रिलीज। कि एनर्जी आपकी रिलीज होती है जब बॉन्ड्स आपके क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और अगर ओवरलैपिंग ज्यादा है इसका मतलब एनर्जी भी फिर क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी। सही है। और लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। के ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देखो बिफोर ओवरलैपिंग इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की यानी स्पिन क्या है, सेम है। लेकिन ओवरलैपिंग के बाद अगर आप यहाँ पर गौर करो ये जो डायरेक्शन है क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर लेते हैं तो ओवरलैप करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट हो जाती है। सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमसे कहा था कि हमें डिफरेंट टाइप्स की ओवरलैपिंग बतानी है जिसकी वजह से सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं। तो ये हम डायग्राम से देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग इन सिग्मा बॉन्ड। तो नंबर 1 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लीनियर हॉरिजॉन्टल और फेस टू फेस और हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर गौर करो ये सिग्मा बॉन्ड है सारे और ये पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है फेस टू फेस ओवरलैपिंग भी आप इसको कह सकते हो, हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग भी कह सकते हो, लीनियर भी कह सकते हो, हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कह सकते हो, यानी एक ही एक्सिस के अंदर ओवरलैपिंग हो रही है। तो एक तो हमारा होता है सिग्मा बॉन्ड जो कि बनता है लीनियर हॉरिजॉन्टल फेस टू फेस या हेड ऑन ओवरलैपिंग से एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, यानी जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एस 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 पी एंड पी पी ऑर्बिटल। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो एस एस ओवरलैपिंग से बना है। यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड बना है एक एस है और दूसरा पी है। आपको पता है एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, और पी ऑर्बिटल की कैसी होती है, डम्बेल। और तीसरा यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो बना है वो पी पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड के अंदर या तो लीनियर हॉरिजॉन्टल फेस टू फेस या हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, और साथ में जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स होते हैं या तो वो एस एस होंगे या एस पी होंगे या पी पी ऑर्बिटल्स होंगे। सेकेंड हेडिंग मैंने यहाँ पर लिखी है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग इन पाई बॉन्ड। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय वर्टिकल और साइड वे ओवरलैपिंग। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा यहाँ पर बन रहा है पाई बॉन्ड और ये बनता है वर्टिकल ओवरलैपिंग से या आप कह सकते हो साइड वे ओवरलैपिंग से। सही है। और सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ पीपी ऑर्बिटल्स। पाई बॉन्ड के अंदर हमेशा पीपी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट्स करते हैं, लेकिन सिग्मा बॉन्ड में आपने देखा एसएस भी करता है, एसपी भी करता है और पीपी भी कर सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड के अंदर हमेशा पीपी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। और स्टूडेंट्स आप ऐसे भी कह सकते हो सिग्मा बॉन्ड हमारा फर्स्ट बॉन्ड होता है जिसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और सिग्मा बॉन्ड के बाद डबल कोवेलेंट बॉन्ड और जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो हमारे बेसिकली पाई बॉन्ड होते हैं जो कि वर्टिकल और साइडवे ओवरलैपिंग से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स हमारे पास है ड्रॉ अ मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल एंड राइट डाउन एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिटरमाइन बॉन्ड ऑर्डर, एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाने से पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं फिर हम डायग्राम आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर हेडिंग दी एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही है। तो यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी है किसकी, O2 मॉलिक्यूल की। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो बेसिक ऑक्सीजन का जो एटम होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p4, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है 8। तो 1s2 2s2 और 2p4। सही है स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूं ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल की फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी तो उसका फार्मूला ये होता है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टेरिक 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टेरिक 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2 पाई स्टेरिक 2px1 इज इक्वल टू पाई स्टेरिक 2py1। तो ये स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फार्मूला होता है अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल किए हैं, जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और पी के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने पुट किए हैं। तो लिहाजा मैंने किस तरह से पुट किया है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टेरिक 1s2 और सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टेरिक 2s2 और सिग्मा 2pz2 और पाई 2px2 और इक्वल टू पाई 2py2। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारे हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स हम एक एक करके फिल करेंगे। पाई स्टेरिक 2px1 इज इक्वल टू पाई स्टेरिक 2py1। तो अगर आप ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो ये हमारे पास हो जाएंगे 16। तो ये हो गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालें। तो बॉन्ड ऑर्डर मालूम करने का फार्मूला होता है NOB माइनस NOA डिवाइड बाई 2। NOB का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और A का मतलब है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स आप कह सकते हो कि वो तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमने फिल किए हैं S और P ऑर्बिटल में बगैर स्टेरिक के, वो हमारे कहलाएंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे, वो तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमने फिल किए हैं S और P ऑर्बिटल में स्टेरिक के साथ, तो वो हमारे कहलाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो काउंट कर लेते हैं स्टूडेंट्स सबसे पहले नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जहाँ जहाँ पर BO लिखा हुआ है वाले इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा 1s, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, S ऑर्बिटल में 2 हैं। इसी तरह यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा 2s, तो यहाँ भी कितने हैं, 2, 2 और 2 कितने हो गए, 4। सही है स्टूडेंट्स। यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्मा 2pz, तो 2 2 4 हो गए थे और 4 के बाद फिर से 2 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6। यहाँ लिखा हुआ है पाई 2py और पाई 2px और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो ये हो गए टोटल कितने, 10। तो देखो यहाँ से फिर से काउंट करता हूँ, 2 और ये 2 4, 4 और 2 6, 6 और ये 2 और 2 4 कितने हो गए, 6 और 4 हो गए 10। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो गए 10। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मैंने लिखा है 6। कैसे आया, स्टेरिक वाले काउंट करते हैं ABO वाले। तो यहाँ पर सिग्मा स्टेरिक 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सिग्मा स्टेरिक 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 और 2 हो गए 4। और यहाँ पर अगर आप देखो पाई स्टेरिक 2py और पाई स्टेरिक 2px में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो 4 और 2 हो गए 6। तो 10 में से स्टूडेंट 6 जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4। 4 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 के टेबल में 4 आता है 2 से, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का 2। अब बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, यानी जो बॉन्ड का ऑर्डर होगा यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में बॉन्ड का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड हमारा है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बताना है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखो यहाँ पर जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम O2 मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इनका पेयर नहीं बना हुआ है। तो जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो बिहेवियर हमारा होता है पैरामैग्नेटिक। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, एज देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग MO इन गिवन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, के यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं एंटी बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के, इसलिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की नेचर क्या होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। अब स्टूडेंट्स ये डायग्राम भी आपको अगर पेपर में आ जाए सवाल तो ये डायग्राम भी बनानी है, कैसे बनी है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि एक ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है यानी O2 की फॉर्म में है, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये डायग्राम स्टूडेंट्स हम कैसे बनाएंगे, इस डायग्राम को बनाने के लिए हमने 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। तो यहाँ से अगर आप गौर करो, यहाँ मैंने लिखा था 1s2 2s2 2p4। तो देखो यहाँ से अगर देखो 1s 2s, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और 2p में कितने आएंगे, अगर हम हंट्स रूल को फॉलो करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर गौर करो 1s 2s और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4, 1s और 2s में 2 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये हो गई फर्स्ट एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये हो गई सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकंड एटम की। सही है स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको लिख देते हैं सेंटर में सिग्मा, सिग्मा के साथ और सिग्मा स्टेरिक के साथ, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ या बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सिग्मा 1s, ये इसी ऑर्डर को आपको फॉलो करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, सिग्मा 1s2 आ रहा है, तो मैंने लिखा सिग्मा 1s, और सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 2, तो यहाँ मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए। और उसके बाद आ रहा है सिग्मा स्टेरिक 1s2, तो यहाँ पर मैंने ऊपर सिग्मा स्टेरिक 1s
और कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिए। उसके बाद आ रहा है सिग्मा 2s2, तो यहाँ पर मैंने लिखा सिग्मा 2s, और कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए। और फिर ये सिग्मा स्टेरिक 2s2, तो यहाँ मैंने लिखा सिग्मा स्टेरिक 2s, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और सिग्मा स्टेरिक 2s के बाद आ रहा है सिग्मा 2pz2, तो यहाँ मैंने लिखा सिग्मा 2pz, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि हमारा पी के अंदर भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। फिर आ रहा है सिग्मा 2px2 इज इक्वल टू सिग्मा 2py2, तो दोनों में मैंने यहाँ पर लिखा सिग्मा 2py और सिग्मा 2px, कितने कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर आखिरी में हमारे पास है पाई स्टेरिक 2px1 और पाई स्टेरिक 2py1, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया और आखिरी वाला मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये हो गई स्टूडेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम O2 मॉलिक्यूल की। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे यूनिट नंबर 3 के केमिकल बॉन्डिंग के क्लास 11 केमिस्ट्री के, वो कंप्लीट हो गए। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।